तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग आते जाएंगे उनको शामिल किया जाएगा। मैं एसक्यू फ्लोसो 10 पे आऊं उसके पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन दवाइयाँ तैयार कैसे हो रही हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि आप लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन पा रहे हैं वो क्या है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जब तक आईडीसी की मोहर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे नहीं लग जाती है तब तक राजस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोर्ड का जो गठन है वो रुका हुआ है, पेंडिंग है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अभी पेंडिंग चल रहा है। ठीक, समस्या कहां आ रही है? समस्या आ रही है कोई भी पैथी जब रिकॉग्नाइज्ड होती है तो उस पैथी का अपना ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया होता है जिसमें हम दवासाजी विधि या उससे संबंधित और सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि इस तरह से दवाइयाँ बनाई जाएंगी, इस तरह से डाइल्यूशन बनाए जाएंगे, इस तरह की स्पेजरिक यूज होगी या मदर टिंचर यूज होगा। ठीक है, और क्या उसकी क्या स्केल होगी, उस स्केल का मानक हम किस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक पर्दा अपने व्यूवर्स के लिए उठाना चाहता हूं। अपने व्यूवर्स के लिए एक पर्दा उठा रहा हूं। क्यों उठा रहा हूं? उसके पीछे की वजह है कि मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी अब इस पे जब हर राज्य में इलेक्ट्रोपैथी का अपना एक मानक तैयार हो रहा है, लोग इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके बीच जो है ये जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उस भ्रम की स्थिति को खत्म किया जाए, इसकी मैं पहल कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं सर इससे आपका नुकसान होगा, आपका बिजनेस डाउन होगा। हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ बिजनेस नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं है। पैसे से बड़ा है आत्मसम्मान, पैसे से बड़ा है मेरा अपना आत्मसम्मान। मैं पैसों की इतनी अहमियत नहीं देता हूं। ऊपर वाले की इधर से दिन भर में 5,000 रुपये मेरी अर्निंग का सोर्स है और इतना बहुत है। महीने का 1.5 लाख रुपए कमाना बहुत है। दिन भर में मैं 5 पेशेंट 6 पेशेंट भी देख लेता हूं तो मैं 4-5 हजार रुपये कमा लेता हूं, मुझे उतना ही बहुत है। आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूं, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। ठीक, क्लियर पिक्चर सबको दिख रही है या कुछ 19-20 करूं? क्लियर पिक्चर सबको दिख रही ना? ओके। होम्योपैथी वर्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। होम्योपैथी वर्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मतलब होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इन दोनों के बारे में एक अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। होम्योपैथी के जन्मदाता थे हेनीमैन और इनके थे कॉन्सीजर मैटी। होम्योपैथी के बाद, होम्योपैथी के 100 साल बाद जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आएगी। देखिएगा, आप पढ़िएगा तो होम्योपैथी के 100 साल के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आएगी। और ये होम्योपैथी यहां पे भी लिखा हुआ है, ये होम्योपैथी यहां पे भी लिखा हुआ है, लेकिन 100 साल के बाद एक पैथी आई इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो माने होता है त्वरित, कोई त्वरित कहता मतलब फास्ट एक्शन देने वाली होम्योपैथी दवाइयां।
फास्ट एक्शन देने वाली होम्योपैथी दवाई है। होम्योपैथी वर्सेस इलेक्ट्रोपैथी में डिफरेंस क्या हुआ कि फास्ट एक्शन देने वाली। अब डॉक्टर काउंसिलर मैटी जो है वो मदर टिंचर यूज करते थे कि स्पेजरिक यूज करते थे, इसके पीछे कोई बुक साक्ष्य नहीं मिलते। मदर टिंचर यूज करते थे कि स्पेजरिक यूज करते थे, इसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक। लेकिन क्रॉस के बाद डॉक्टर क्रॉस ने जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रदर्शित किया तो स्पेजरिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वहां पे वर्णन आया। स्पेजरिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वर्णन आया। इसका मतलब क्या है? अगर एक नजरिया से हम देखें, देखिए नजरिया सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसके पीछे साक्ष्य भी होने चाहिए, सिर्फ नजरिया से काम नहीं करना। तो होम्योपैथी को पढ़ने के बाद ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जन्म हुआ। होम्योपैथी को पढ़ने के बाद ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जन्म हुआ। और होम्योपैथी में इलेक्ट्रो वर्ड जोड़कर जो साक्ष्य दिए गए, जो बताया गया दुनिया को कि होम्योपैथी से अच्छी फास्ट एक्शन देने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई की खोज की जा चुकी है, वो भी जर्मनी में नहीं, इटली में डॉक्टर काउंसिलर मैटी के द्वारा। इन्होंने ये 2000 से ज्यादा इन दवाइयों में से 115 जो है पौधे का चयन किया और सिर्फ प्लांट बेस्ड एक पैथी चालू करी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपैथी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये दवाई बनाई कैसे जाती है, ये दवाई अगर होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंसिलर मैटी थे, तो डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने किस स्टाइल में दवा बनाई, तो उसको नाम दिया गया ग्लास थेरेपी। लेकिन डॉक्टर क्रॉस ने कौन सा स्केल यूज किया? डॉक्टर क्रॉस ने डेसिमल स्केल को वर्णित किया। डेसिमल स्केल। अब यहां पे होम्योपैथी में दो तरह से दवाई बनाई जाती है, आज भी बनाई जाती है। डेसिमल स्केल, जिसको एक्स से रिपोर्ट करते हैं आप, एक्स 1x 2x 3x 12x 24x ना, ये। और एक सेंटीसेमल स्केल 30, 100, 200, 500, 1000। आज भी इलेक्ट्रोपैथी इसी आधार पे बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही? डेसिमल और सेंटीसेमल स्केल पे बनाई जा रही, नहीं बनाई जा रही? डेसिमल और सेंटीसेमल स्केल पे बनाई जा रही, नहीं बनाई जा रही? वही तरीका है। यहां पर डेसिमल स्केल में 1s 2s लिखते थे, तो यहां पे क्या लिख रहे हो? 1D 2D 3D 4D 5D 6D, 4 डायल्यूशन 5 डायल्यूशन 6 डायल्यूशन। डेसिमल स्केल पे आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आपका फार्माकोपिया, आपकी दवासाजी आज भी होम्योपैथी पे आधारित है कि नहीं? बताइए। आप कहते हैं मैं होम्योपैथी से अलग हूं, मैं भी मानता हूं आप होम्योपैथी से अलग है, लेकिन सिर्फ कहां अलग है वो भी बता रहा हूं मैं। आप मदर टिंचर और स्पेजरिक के रूप में अलग है, बस। एमटी यहां होम्योपैथी में मदर टिंचर यूज होता है, तो होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी में स्पेजरिक यूज होता है। यही तो डिफरेंस है। लेकिन दवासाजी कौन सी विधि है? दवासाजी भी आज भी तो डेसिमल स्केल और सेंटीसेमल स्केल से ही तो दवा बना रहे हैं।
आप कहते हैं मैं होम्योपैथी से अलग हूं, मैं भी कहता हूं हाँ, कहां अलग है? सिर्फ स्पेजरिक के नाम पे आप अलग है, सिर्फ स्पेजरिक के नाम पे आप अलग है। ठीक, वरना आप जो फार्माकोपिया आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो होम्योपैथी फार्माकोपिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आईडीसी में कोई भी ऑफिशियल फार्माकोपिया आज तक नहीं जमा कर पाए हैं, कर पाए? इतने बड़े बड़े लोग हैं, रॉबिसन फार्मा है, हाँ, एल्चेमी फार्मा है, और मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। उसके बावजूद आईडीसी में इनके मिनट्स को देख लीजिए। आईडीसी ने जब इनके मिनट्स की घोषणा करी तो उस मिनट्स को देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है, आज आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अपनी कोई फार्माकोपिया नहीं है, और आप जिस दवासाजी विधि का आज प्रयोग कर रहे हैं वो होम्योपैथी की दवासाजी विधि ही है। डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल, जो लोग मतलब टिंचर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बना रहे हैं वो लोग सेंटीसिमल स्केल दे रहे हैं। 30 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, 1000 पोटेंसी ले लो। जो लोग सेंटीसिमल स्केल से बना रहे हैं, स्पेजरिक से बना रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं 4 डाइल्यूशन, D4, D5, D6, D7, D8। अगर महेश्वरी जी इसी चीज को लोगों को बता रहे हैं तो लोग कुछ कह रहे हैं चुप रहो, मत बोलो। क्यों भाई, क्यों ना बोले? अगर हमारे बच्चों को ये जानना जरूरी है तो जानने दो ना, आपको जानना जरूरी है। क्या आपको अंधेरे में रखा जाए कि दवासाजी विधि कौन सी अपनाई जा रही है? अगर महेश्वरी जी बताना चाहते हैं कि भाई आप भी जान लो कि हम डेसिमल स्केल यूज कर रहे हैं, सेंटीसिमल स्केल यूज कर रहे हैं, दवासाजी आज हमारी होम्योपैथी सिद्धांत पे ही आधारित है। और डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल को वैज्ञानिक दर्जा मिला हुआ है। ग्लास थेरेपी को आज भी वैज्ञानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो इसी बात को लेके मैंने जब फेसबुक पोस्ट डाला तो लोग मेरे विरोध पे उतरे हैं। वो कहते हैं महेश्वरी जी आप चुप रहिए, मतलब आपको कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आप लोगों को कुछ पता नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको ये पता हो, जो लोग स्पेजरिक दे रहे हैं वो डेसिमल स्केल से दवाई बना रहे हैं, जो लोग मतलब टिंचर दे रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी में सेंटीसिमल स्केल पे दवा बना रहे हैं। और ये दोनों ही पद्धतियां, दोनों ही दवासाजी विधि होम्योपैथी फार्माकोपिया का अंश है, होम्योपैथी फार्माकोपिया में नहीं था। अगर इतनी सी बात हमारे इलेक्ट्रोपैथी के लोग जान जाए तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? बुराई है आपको जो फार्मेसी वाले लोग दवाइयां दे रहे हैं, आपको पहचानने में आसानी हो गई कि वो मुझे मदर टिंचर दे रहा है कि स्पेजरिक दे रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? जो सेंटीसिमल 30 दे रहा है, 100 दे रहा है, 200 दे रहा है, 500 दे रहा है, 1000 पोटेंसी दे रहा है, वो मदर टिंचर आपको दे रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक हमें ये समझा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन क्या है कि जो लोग कागज के पन्ने बांट रहे हैं वो बुरे नहीं है, जो लोग रिन्यूएबल के नाम पे पैसे ले रहे हैं वो बुरे नहीं है। डॉक्टर महेश्वरी बुरे हैं, वो लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, लोगों को समझा दे रहे हैं
लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में समझा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर महेश गुरे देखिए, मेरे ना पढ़ाने से अगर मुझे एजुकेशन ना देना पड़े तो कोई बात नहीं, ना दो आज एजुकेशन, मेरी गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापा 10 साल का बच्चा चल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता था ये सब चीजें जानना जरूरी है, इसीलिए लोगों को मैं ये बताना चाहता था, उस माध्यम से नहीं तो आज वीडियो के माध्यम से बता रहा। हम लोग मेरा मानना है हम दो भाई बहन, मतलब होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों भाई बहन, और इन दोनों को आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, बल्कि आपस में राय मशवरा करके एक साथ चलने का प्रयास भी करना चाहिए, एक साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमें हमारे चिकित्सकों को सम्मान मिल जाए, हम सम्मान की ही तो तलाश में हैं। आज 50 सालों से होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो जंग है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक एक जंग ही तो लड़ रहे हैं, उन्हें सम्मान ही तो नहीं मिल रहा है। आपको हमें एक सम्मान ही तो नहीं मिल रहा है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, आयुष में गिनती नहीं है, हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। मतलब कि अगर मैं शब्दों में कहूं तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर काउ सीजर मैटी ने होम्योपैथी पे एक शोध किया और उस शोध पे उन्होंने पाया कि 115 पौधे फास्ट स्पीड में रिजल्ट देते हैं, तो होम्योपैथी में ये एक नई मील का पत्थर का काम करेगी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उन्होंने सृजन किया। जर्मन फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी निहित है कि नहीं है? हिंदुस्तान में अलग फार्माकोपिया चल रही है, जर्मनी में अलग फार्माकोपिया चल रही है। और बात, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रो और होम्योपैथी वाले लड़े जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है आपस में, और विदेशों में जहां भी होम्योपैथी चल रही है वहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी चल रही है साथ साथ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला होम्योपैथी दे रहा है, होम्योपैथी वाला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दे रहा है, दोनों आपस में माई बहन की तरह चल रहे हैं। चाहे वो यूके हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो टर्की हो। अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो कहां कहां पे चल रही बता देता हूं, ये भी बता देता हूं कहां कहां पे चल रही। क्योंकि क्या है कि ऐसा क्यों है कि बाहर तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों साथ चल रही है, और यहीं पे हम लड़ाई किए जा रहे हैं, यहीं पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, होम्योपैथी की फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आज भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां बनाई जा रही है, लेकिन बोलने से लोग डर रहे हैं, बोलने से डरते हैं लोग। वही डेसिमल स्केल, वही सेंटीसिमल स्केल ही तो इस्तेमाल कर रहे हो। तो मेरी ये जो बात थी, ये मेरे उन लोगों के लिए है, वो उन साथियों के लिए है कि जो साथी यही नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवा बनाई कैसे जा रही है। और मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि हम दोनों भाई बहन हैं, होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों भाई बहन, और इन दोनों भाइयों को जब होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो रही थी इंडिया में, तो होम्योपैथी वालों ने साजिशन अलग किया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बाहर का रास्ता दिखाया। एक फार्माकोपिया जर्मनी में चल रही है जिसको जर्मन फार्माकोपिया कहते हैं, और उसमें वहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाहित है, और यहाँ पे हम दोनों अलग अलग हैं, तलवारें खिंची हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे
आपस में समन्वय की भावना होनी चाहिए। वहां पे हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? बदले में हमें 50 मतलब हजारों सोसाइटियां मिल रही हैं, हजारों सोसाइटियां इलेक्ट्रोपैथी की डिग्रियां दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को इलेक्ट्रोपैथी के बारे में ABCD की नॉलेज नहीं है और वो बेचारे भटक रहे हैं। वो कागज के 4 साल के 4 पन्ने लेकर भटक रहे हैं, उनको पूरी नॉलेज दी ही नहीं जा रही। तकलीफ ये है महेश्वरी जी की कि जो काम सही ढंग से होना चाहिए था वो काम सही ढंग से हो ही नहीं रहा है। इस पर आपकी राय का मैं स्वागत करूंगा। जिस समय ये YouTube वीडियो पर डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आप लोग की राय का वेलकम करूंगा। आप लोग क्या राय रखते हैं मुझे भी बताएं कि डॉक्टर महेश्वरी विल बी राइट और रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि महेश्वरी जी सही कह रहे हैं तो कृपया करके अपनी राय शुमारी रखिएगा, ठीक है? और जिससे कि मुझे लगे कि क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, और सही गाइड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक चिकित्सक को पता होना चाहिए, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, मैं आप लोग को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, नहीं चल रहा। थैंक यू सो मच। इस बहस पे आप लोग हमारे साथ शामिल हुए। अब चलते हैं हम S10 पर, इसको फ्लोसो 10 पर, जहाँ पे थे, जहाँ से हमने अगली बार अपने विचारों को आपके सामने रखा था, वहाँ पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी का कोई बंदा इलेक्ट्रोपैथी पढ़ा रहा है वो सही है, लेकिन एक इलेक्ट्रोपैथी का बंदा सही बात नहीं बोल सकता। क्या दो तरफा चाल है। और इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी में आज से ये सब चल रहा है। इलेक्ट्रोपैथी में 50 सालों से तो मैं देखता चला आया। 25 साल तो मुझे डिग्री लिए हुए हो गए, सन 2000 से, तो 25 साल से तो मैं देखता चला आ रहा हूं। और लमसम 150 साल पुरानी अपनी इलेक्ट्रोपैथी। अगर डॉक्टर एंगल सिन्हा से लेके डॉक्टर BV सिन्हा से लेके आज तक इलेक्ट्रोपैथी की पोजीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो उसकी वजह यही है कि हमने दो तलवार बना रखी है, होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी। अगर इसका समायोजन का प्रयास किया जाता, जर्मन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिमांड की जाती, तो शायद हम सही मुकाम पे होते, सही जगह होते, हमारी भी एक पहचान होती। आज आपको और हमें अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह यही है क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड पैथी। आपके कभी कभी आप लोग को अब तो थोड़ा कम बोलने लग गए, लेकिन एक समय कहा जाता था झोला छाप डॉक्टर, इस तरह से शब्द यूज किए जाते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर को कहा जाता है आप इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक है। तो ये नाम देने के पीछे भी मैं कहूँगा, इस नाम के पीछे भी एक शख्स ने बहुत मेहनत करी। उस शख्स का नाम मैं जरूर कहूँगा जिसने मीडिया में और अपने पैसे से, धन बल से इस पैथी को बढ़ाया। उसका मैं सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ डॉक्टर अजय हार्डिया सर का, जिन्होंने इसको एक नाम दिया, मीडिया में लाया, इलेक्ट्रोपैथी इलेक्ट्रोपैथी इलेक्ट्रोपैथी। और उसके बाद फिर राजस्थान में इसकी जो भूमिका बनी, सेठिया जी जिनने जो काम किया,
उसकी भी बहुत सराहना करता हूं। आज महाराष्ट्र में, यूपी में, हर जगह इलेक्ट्रोपैथी को कम से कम कैक्स नहीं कहा जाता, झोला छाप चिकित्सक नहीं कहा जाता, इलेक्ट्रोपैथी को एक अलग विधा मान लिया गया है। लेकिन अभी भी आप आईडीसी क्यों नहीं मान रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, यू हैव नॉट एनी ऑफिशियल फार्माकोपिया। दवासाजी विधि आपकी अभी तक डिसाइड नहीं हुई। आज भी आप सेंटीसिमल स्केल और डेसिमल स्केल से ही दवा बना रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम एस्टन के एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है हाइड्रस्टिस। हाइड्रस्टिस अपने में एक बहुत ही नायाब पौधा। एस्टन मैं साथ में लिखता हूं हाइड्रस्टिस। अब ये पौधा जो है ये पौधा जो है हाइड्रस्टिस केनाडेंसिस, ये कहाँ यूज होता है? इसका जो यूज है ये वो है म्यूकस पर। एक वर्ड में समझिए कि इसका यूज है म्यूकस पर। तो जहां पर गाढ़ा सफेद, पीला, नीला, लसलसा स्राव हो रहा है, स्राव मतलब कुछ निकल रहा है, जैसे पानी सा निकलना जिसे बोलते हैं। अक्सर देखिए एक्जिमा में, दांत का खुजली में पानी सा निकलना बोलते हैं कि वहां से कुछ निकल रहा है, पस सा निकल रहा है, चिपचिपा सा निकल रहा है। उसी की दवा है हाइड्रस्टिस, उसी की दवा है हाइड्रस्टिस। चाहे वो वेजिनाइटिस हो, चाहे लिकोरिया हो, चाहे गोनोरिया हो, जहां पर भी आपको लगता है कि ये चिपचिपापन है, वहां की दवा है हाइड्रस्टिस। मतलब कि अगर फोड़ा फुंसी है, मवाद है, नाक से कुछ बह रहा है, हाँ ठीक, तो वहां की दवा है, मतलब बदबूदार मवाद की दवा है, फ्यूल स्मेल विद पस की दवा है हाइड्रस्टिस। जब तक आप प्लांट को, आपकी एनालिसिस प्लांट पे नहीं होगी, तब तक आपकी इलेक्ट्रोपैथी पे जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत ही वीक, कमजोर। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कैंसर के केस में जब पस होता है, कैंसर के केस में जब पस होता है, तो वहां की सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइड्रस्टिस। क्या ये होम्योपैथी में नहीं पाई जाती? पाई जाती है। हाइड्रस्टिस होम्योपैथी में भी पाई जाती है। और मैंने आपको जब हाइड्रस्टिस पढ़ाया था तो बोला था, एक वर्ड यूज किया था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, उसकी भी सबसे सुपर मेडिसिन है हाइड्रस्टिस। ऐसे रोगी जिनको किसी दिन मोशन क्लियर हुआ और किसी दिन लूज मोशन हुआ, अक्सर ऐसी शिकायत करते हैं कि सर
मेरा मोशन ठीक रहता है। लेकिन किसी दिन मुझे डिसेंट्री होती है, किसी दिन डायरिया होता है, किसी दिन नॉर्मल स्टूल होता है। ऐसा ही जिंदगी मेरी चलती रहती है। लैट्रिन के रास्ते से जब हम शौच क्रिया करते हैं तो हाथों में लसलसा कुछ आ जाता है, चिपचिपा सा आ जाता है, हाथों में चिपचिपापन आ जाता है। तो हर जगह की दवा है हाइड्रेस्टिस। तो एस्टन का रोल इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, म्यूकस पस, ये दो वर्ड आप जहां भी पा जाए वहां पे आपकी मेडिसिन हो जाती है एस्टन। ठीक, क्लियर? इतनी सी बात थी हाइड्रेस्टिस के बारे में जानने के लिए एस्टन में, कि एस्टन को आप कैसे समझेंगे, हाइड्रेस्टिस की वजह से एस्टन को कैसे यूज करेंगे। ठीक, चल अब चलते हैं नस्टेडम ऑफिसिनेलिस पर। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं नस्टेडम ऑफिसिनेलिस को? नस्टेडम ऑफिसिनेलिस को बोला जाता है जलकुंभी। अक्सर आपने जब बाढ़ आती है तो कुछ पेड़ को नदी में बहते हुए देखा होगा। अक्सर बाढ़ आती है तो नदी में हरे हरे रंग का पेड़ एक तैरता हुआ आपको दिखता है, वही है जलकुंभी। छोटे मोटे तालाबों में जलकुंभी आपको देखने को मिलेगी, उसी को बोलते हैं नस्टेडम ऑफिसिनेलिस। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह लिखा था, आपको याद होगा तो लंग्स, LUNG, एक जब प्लांट को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने लिखा था LUNG, लंग। तो उसी तरह से ये जो है जलकुंभी जो है, वो जो ग्रंथियों की सूजन होती है, ग्लैंड की सूजन होती है, ट्यूमर की सूजन होती है, और साथ में जो एयरवेज होते हैं, लंग्स के एयरवेज होते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। एस्टन की उपयोगिता इतने हाई लेवल पे है, इसमें इतने सारे प्लांट, 15 प्लांट का मिक्सचर है, कंपोजिशन है, कि उसकी उपयोगिता बियॉन्ड द लिमिट आप मान के चलिए, बियॉन्ड द लिमिट। तो पल्मोनरी सिस्टम, लंग वाला जो सिस्टम होता है, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नस्टेडम ऑफिसिनेलिस अपने में एक बहुत ही गजब की मेडिसिन है। क्यों गजब की मेडिसिन है ये भी बता रहा हूं। कैलोरी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन B12, मैग्नीशियम, सब कुछ इसमें पाया जाता है। इसको जो है सुपर फूड भी बोला जाता है। सुपर फूड अपने में सबसे बेहतरीन चीज, इसके अंदर ओमेगा 9 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो एस्टेन को आप त्वचा को मुलायम करने में, कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने में, वहां पर भी यूज करिए, वहां पर भी आप यूज करेंगे। ये इतने सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम पाया जाता है कि ये जो दवा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपके इम्यून सिस्टम की भी दवा है एस्टेन।
नॉस्ट्रेडम ऑफिस इम्यून सिस्टम बूस्टर। इम्यून सिस्टम बूस्टर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब मिला के बनाती हैं इसको बोन स्ट्रॉन्ग। एस्टेन इन केस आप बोन स्ट्रॉन्ग के केस में भी आप एस्टेन दे सकते हैं। सपोज करिए आप बोन की केस में C4 दे रहे हैं, L1 दे रहे हैं, तो एस्टेन दे देंगे तो ये और पावरफुल मेडिसिन बन जाएगी, ये और पावरफुल मेडिसिन बन जाएगी। ठीक, तो अब आप समझ गए कि नेस्टेडम ऑफिसिनेलिस इम्यून सिस्टम बूस्टर का काम कर रहा है, बोन स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स, एयर क्लीन, लंग्स में एयर क्लीन का काम कर रही है, लंग्स में एयर क्लीन का काम कर रही है। लंग कैंसर में भी इसको यूज किया जाता है। एस्टेन, एस्टेन, एस्टेन। इतनी सारी विटामिन पाई जाती हैं इसमें। देखिए, विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन B12। विटामिन B12 अपने में एक, जब हमारे लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं, जब हमारे पैर हाथ में अकड़न आ जाती है, तो विटामिन B12 एक बहुत सबसे बड़ा विटामिन होता है इस केस में। तो विटामिन B12 जो है इसमें 0.4 mg मिलीग्राम तक पाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए है कि ये जो है, अच्छा एक चीज और, नेस्टेडम ऑफिसिनेलिस जो है इम्यून सिस्टम, बोन, पल्मोनरी, लंग्स के अलावा ये जो है इसको जो है लैक्सेटिव मेडिसिन भी बनाता है। अच्छा, लैक्सेटिव मेडिसिन में कौन लोग सीटेन के साथ एस्टेन इस्तेमाल करते हैं? सीटेन, एस्टेन, एसएन। नेस्टेडम ऑफिसिनेलिस जो है अपने में लैक्सेटिव उसकी अपना कैरेक्टर है, तो वहां पर अगर आप सीटेन, एस्टेन, एसएल दे देते हैं तो लैक्सेटिव की भूमिका में आ जाता है जो आपका कंपाउंड आपने तैयार किया। तो दोस्तों, ये रही हाइड्रेस्टिस की बात, नेस्टेडम ऑफिसिनेलिस की बात। ठीक, कल हम आपसे चर्चा करेंगे सैम्ब्यूकस नाइग्रा, इस्माइलस मेडिका, ये 2 प्लांट और लेके चलेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं आपको। आप लोग के आशीर्वाद से तबीयत में पूरा सुधार है, अच्छी खासी सुधार है। हाँ सर, फर्स्ट क्लास है, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्या चीज? S1 के साथ A2 न दीजिए। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रोपैथी में डॉक्टर काउंसिलर मेटी ने बनाया है S2A2, C2S2। जब C2 दीजिए, S2 दीजिए। ये देखा जाए तो जब आप इसको देखेंगे ना तो बड़ा, मैं कभी कभी इसको जब इस पे सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ,
तो मैं डॉक्टर काउंसिलर मेथी का बहुत कायल हूँ। उन्होंने ऐसा सेटिंग किया है कि C3 के साथ S3, A2 के साथ C2, S2, मतलब ये एक ऐसा सेटिंग बनाई है। मैं उस व्यक्ति का वाकई मास्टर माइंड बंदा था, जो भी है हमारे काउंसिलर मेथी एकदम मास्टर माइंड थे। उन्होंने ऐसी सेटिंग करी है कि अगर आप इस तरह से कॉम्बिनेशन सेट करते हो तो वाकई में सुपर पैथी हो जाती है आपकी। आप हाँ देखिए, अब जैसे C5S5 का कॉम्बिनेशन, ये डर्मिस लेयर के लिए या आपकी टूट फूट मरम्मत के लिए, शरीर में कहीं भी टूट फूट मरम्मत हो रही है, मरम्मत करना है आपको, तो C5S5 का कॉम्बिनेशन। एक्यूट केस में, क्रॉनिक केस में S3C3 का कॉम्बिनेशन, क्रॉनिक केस में। तो ये डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर के लिए C5S5, हाइपोडर्मिस एकदम नीचे वाले जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको एक समझ लीजिए कि 3 लेयर है, दिमाग से देखिए उतर जाती ना। 3 लेयर है, 3 लेयर में ऊपर की 2 लेयर के लिए C5S5, सबसे निचली वाली लेयर के लिए C3S3। C3S3 की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका बीमारी डीप में जा चुकी होगी, डीप में जा चुकी होगी। इस तरह से कॉम्बिनेशन जब आप सेट करते हैं ना। अच्छा ये बता ना, इलेक्ट्रोपैथी में हाँ उसमें चले जाइए, C3S3 पे चला जाइए। तो वहां पे जब आप जाते हैं तब आप उसको यूज करते हैं। अब उसमें भी डाइल्यूशन, ये जो डाइल्यूशन है ना, डाइल्यूशन में हमेशा आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास स्पेजरिक है, अगर आपके पास स्पेजरिक है, स्पेजरिक आप यूज कर रहे हैं, तो आपका जो होना चाहिए वो डेसिमल स्केल पे आपको इसको डिवाइड करना है। डेसिमल स्केल मतलब 1:9। आप मदर टिंचर से इलेक्ट्रोपैथी बना रहे हो, तो यहाँ पे 1:99 जो होम्योपैथी वाला पैटर्न है, 1:99। आज भी होम्योपैथी डेसिमल स्केल पे वर्कआउट करती है, 1x 2x 3x बनाती है, ठीक है, 12x बनाती है। और एमटी वाला आज भी देखिए 30, 200, 1000, 1m 1cm, ठीक है ना, ये सब चल रहा नहीं चल रहा है ना। तो स्पेजरिक या इस स्केल पे वर्कआउट कर रही है, मदर टिंचर इस स्केल पे वर्कआउट कर रही है। आज आप देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स जो है, जैसे कि बिहार वाली जो कंपनी है मैटी फार्मा करके कंपनी है, वो सारी मदर टिंचर वाली तरीके से इस्तेमाल करती है। सारे मदर टिंचर उसके पास ऐसे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोपैथी के। विक्रम भज वाले वो ऐसे यूज करते हैं। अब जो स्पेसिफिक वाले हैं, जो आप कह लीजिए कि आप कह सकते हैं WHO की बात कर लीजिए, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, वो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और एल्चेमी के बारे में मुझे नहीं पता, और उनके मैंने कभी यूज़ नहीं किया उस मेडिसिन को आज तक, कभी ना मैं रेविसन फार्मा को कभी मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना डीप जा चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, स्पेजरिक से ही मैं सारी चीज़ें कर ले जाता हूँ, मेरे जितने पेटेंट बनते हैं स्पेजरिक से बनते हैं, ये डेसिमल स्केल से मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की मतलब और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन मैं रोज़ रिसर्च करता ज़रूर हूँ, मेरे पास रिसर्च का, जैसे ही मैं अपने मरीजों से फुर्सत पाता हूँ मैं अपने और चीज़ों में लग जाता हूँ। लंदन जाने का बहुत जल्दी मौका मिल रहा है मुझे, यूके जा रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझे मौका मिल जाएगा यूके जाने का। फिर मैं और समझ के आऊँगा, फिर मैं और आपको बताऊँगा, और चीज़ें मैं वहाँ जाके देख के आऊँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं खुद सोच जाना चाहता हूँ कि जर्मन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कुछ लोग मुझसे मिल जाए, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि हो जाए, अच्छी बात। तो देखो दोस्तों, जब तक जिंदा हूँ तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति मेरा जीवन समर्पित है, ठीक है। अब उसमें ये मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मैं होम्योपैथी वालों को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, मैं होम्योपैथी वालों को भी अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। वो सब बातें मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं किसी को दुश्मन क्यों मानूँ? छोटी सी जिंदगी है, दुश्मन क्यों बनाना? ये छोटी सी जिंदगी में किसी को अपना दुश्मन क्यों बनाना? दोस्त तो बना नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं।
तो इस छोटी सी मैं नहीं करता, किसी से दुश्मनी नहीं करता। लोग मुझसे भले नाराज़ हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर सॉरी सॉरी सॉरी। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चलना चाहे वैसा चलो। मैं जितना समझा सकता हूँ उतना मैं समझाऊंगा, उतना मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, थोड़ी सी जीवन यापन के लिए कुछ दवाइयाँ बनाता हूँ। और लोग जो मुझसे कहते हैं कि सर अपनी पेटेंट दे दिए, मैं पेटेंट दे देता हूँ। अपनी नॉलेज दे दी, मैं नॉलेज दे देता हूँ। अपना ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान दे देता हूँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोपैथी को डिफाइन कर सकता हूँ, उतनी अच्छी तरीके से आप लोग के सामने रख देता हूँ। मुझे कोई लालसा नहीं है। जीवन के 50 साल बीत गए, 10-20 साल और बीतने हैं, बीत जाएंगे। आप लोग के प्यार में, मोहब्बत में बीत जाएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, भेज 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 मिल जाए शायद। हाँ, तैयार।